हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे पॉलिटी। ये आपका वीडियो एम लक्ष्मीकांत से लिया गया है। तो ये सारे नोट्स एम लक्ष्मीकांत से मैंने बनाए हैं, तो आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। जो साथी पीसीएस, आरओ, आरओ, वीडियो और एग्ज़ाम या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद में हम लोग संविधान के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट होते हैं कंपनी का शासन। ये आपका 1773 से 1858 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में सम्राट का शासन आ जाता है 1858 से 1947 तक, और 47 के बाद आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या खूबियाँ थी ये देखेंगे। इसमें आपका बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है, और उसके बाद में आपका उच्चतम न्यायालय इसके अंतर्गत, और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसमें दूसरा पॉइंट है आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो मद्रास और बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल बन गया। चौथा पॉइंट इसमें है कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट का कंपनी पर नियंत्रण हो जाता है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के 4 कारण थे मेन। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1781 में संशोधन अधिनियम आता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया जाता है, और 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए इसे पारित किया जाता है। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे 1781 के संशोधन अधिनियम में। इसके बाद में आएगा आपका 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट के कुछ कार्य हैं। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक करता है। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा जाए, ये ऐसा इसमें प्राविधान था। भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। तो ये ईस्ट इंडिया एक्ट की खूबियाँ थी। बाद आता है 1756 का अधिनियम। ठीक है। इसमें कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, और सेनापति का पद भी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है इसमें काउंसिल के निर्णयों को स्वयं राय हो, ऐसा इसमें प्राविधान दिया गया है। फिर है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें मद्रास और बॉम्बे को शक्ति यानी बंगाल गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को दे दी जाती है, और भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाती है इसमें, और बोर्ड ऑफ चार्टर्ड के सदस्यों का कर्मचारियों का वेतन भारतीय राज्य व्यवस्था से दिया जाता है। तो ये चीज़ आप देखेंगे। यहाँ पे ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ना कि बोर्ड ऑफ चार्टर्ड, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। फिर है 1813 का चार्टर एक्ट देखेंगे। इसके बाद में आता है इसमें कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता हो जाती है। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी जाती है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का प्राविधान इसमें था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर्स विधायिका से वंचित कर दिए गए, और ईआईसी की एक व्यापारिक निकाय की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। सिविल सेवकों के नियुक्ति की प्रतियोगिता खोल दी गई, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और
इसी में आपका सती प्रथा का भी अंत किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। फिर आपका आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें विशेषता थी प्रथम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा में स्थानीय सरकारें बनाई जा सकती थीं। और 1854 में सिविल सेवा में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग इसमें कर दिया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और इस अधिनियम में ब्रिटिश राजशाही की शुरुआत हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। इसमें ब्रिटिश राजशाही एंट्री मार देती है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। भारत के शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त हो जाती है। भारत के राज्य सचिव का नए पद का सृजन हो जाता है और सचिव के साथ साथ 15 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट इसमें याद रखेंगे 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। उसके बाद में आता है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन कर दिया जाता है। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को स्थायी शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। पहले ये बंगाल के अंडर में था और 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये पुनः शक्ति दी जाती है। कालांतर में फिर आपका आता है 1892 में भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद और बीसीसी में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया गया। फिर हम लोग देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोला गया। इसमें क्या था ये देखेंगे। मार्ले ये सचिव थे, मिंटो वायसराय ये सुधार से प्रसिद्ध थे। और केंद्रीय परिषद सदस्य 16 से 60 हो गई। और एसपी सिन्हा जो प्रथम भारतीय सदस्य थे विधि सदस्य बनाए गए। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में। और मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान रखा गया। मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। देन आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेमफोर्ड अधिनियम। इसमें आपका कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में 3 भारतीय आवश्यक कर दिए गए और पृथक निर्वाचन प्रणाली आई। प्रथम द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 का गठन कर दिया गया और पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। कर शिक्षा के आधार पर मताधिकार की अनुमति दे दी गई। इसके बाद में आपका आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाती है। संयुक्त एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। दलीय जातियों, महिलाओं, मजदूरों को अलग निर्वाचन दे दिया जाता है। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत असम में व्यवस्था होती है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है। दस्तावेज में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं और संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। भारत शासन अधिनियम 1858 को इसमें समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है और भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप में चुना जाता है। एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, ठीक है, या समाप्त हो जाएगा। ये दूसरे चैप्टर की तरफ, ये है भारत का संविधान का निर्माण।
गठन का विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे और इनका विचार आया था 1934 में पहली बार। ठीक है, तो पहली बार 1934 में इन्होंने संविधान के निर्माण का सुझाव दिया था। ठीक है, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के गठन की घोषणा कर देते हैं। आगे फैक्ट इसमें देखेंगे, नवंबर 1946 में गठन हो जाता है। कुल सदस्य 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित कर दी जाती हैं। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग का बहिष्कृत इसमें होता है, अलग से पाकिस्तान की ये लोग मांग करते हैं। 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष इसमें बनाया जाता है। फिर अगेन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित नेहरू ने इसको पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से ये स्वीकृत कर लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 तक कार्य किया। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने अपना लिया। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को, और राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, उसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। समितियां अब देखेंगे, उनसे संबंधित व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू के पास कितनी समितियां थीं? संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप संविधान संबंधी जांच समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रसाद अध्यक्ष थे आपके प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के, वित्त एवं कर्मचारी समिति के और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो ये सारी समितियां याद रखेंगे, मैंने एक ही जगह कलेक्ट करके लिखी हैं। फिर है आपका सरदार पटेल, ये प्रांतीय संविधान समिति के और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। बी पट्टा भी सीतारमैया, ये आपके सदन समिति के अध्यक्ष थे और मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए